हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। और आपको ध्यान रखना है कि आपको लोकेट करनी है इंपॉर्टेंट जगहें और उनको मार्क करना है अपने मैप में। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। हाल में ही अमेरिका ने यमन में बमबारी स्टार्ट कर दी है। उसकी वजह क्या है, पहले ये देखते हैं। द रीसेंट यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट हूती फोर्सेस इन यमन आर प्राइमरली एम्ड एट establishing a permanent US military presence in Arabian Peninsula, countering Houthi attacks that disrupt international maritime commerce in the Red Sea, directly intervening in the Yemeni civil war to support the internationally recognized government, and forcing a comprehensive arms embargo against Iran. इनमें से कौन सा सही है? Only one, only two, both C and B and D, 4 A and C. तो आपको बताना है कौन सा सही है, क्या इसकी वजह हो सकती है। तो क्या लगता है आपको, क्या केवल ए है, बी है या सी है? आप मुझे अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए मुझे कि हूतीज असल में कहाँ से ऑपरेट करते हैं और हमास कहाँ पर है या फिर हिजबुल्ला कहाँ पर है। अगेन हिजबुल्ला भी न्यूज़ में है रिसेंटली। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आई होप आप मुझे कमेंट में बता पाएंगे कहाँ पर है कौन सा ग्रुप, और वेस्ट एशिया में कौन से ग्रुप एक्टिव हैं, ये ज़रा मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो है स्क्वाड अलायंस के बारे में। अब सवाल ये आता है स्क्वाड क्या है। तो 2024 में असल में दुनिया के 4 देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स। इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था इन 4 देशों का, इसका नाम था स्क्वाड। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूएसए। इनकी कोशिश थी कि भाई इसको और एक्सपेंड किया जाए, तो इन्होंने साउथ कोरिया को और इंडिया को इनविटेशन भेजा इसको ज्वाइन करने के लिए। करेंगे क्या ये मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगे। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में, खासतौर पे फिलीपींस के आसपास के साउथ चाइना सी में, ताकि यहाँ जो विवाद है वो रिजॉल्व हो सके या यहाँ जो उनका दबदबा है वो स्थापित हो सके। अब अगर आप इस मैप को देखो तो यहाँ आपका इलाका पड़ता है साउथ चाइना सी का, ये इलाका। इस इलाके में दिक्कत यह है कि चाइना यहाँ से लगातार क्लेम करता है कि पूरा का पूरा इलाके का जितना भी इलाका है इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब पहली बात, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो कोई भी अगर आप मैप बनाओ, कोई भी देश का मैप है, तो उसकी जो रास्ते हैं यहाँ से लेके जहाँ उनकी ज़मीन खत्म हो रही है, यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी समुद्री इलाका अगर होता है तो उस समुद्री इलाके में मान लो ऑयल मिला, गैस मिली, यूरेनियम मिला या कुछ भी मिला, वो सब जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज माने जाते हैं इस कंट्री की ही होंगे। और ये रिसोर्सेज इस कंट्री के होने की वजह क्या है, क्यों होंगे उनके अगर कुछ भी मिलेगा तो? क्योंकि ये इलाका है इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी यहाँ से कुछ भी इकोनॉमिक रिसोर्स मिल रहा है तो ये इंडिया का ही माना जाएगा, या जिस देश की बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल तक है वहीं पर माना जाएगा। अब से इंडिया के नीचे श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, तो इनके बीच में एक डिवीजन होता है कि भाई कहाँ पर किसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म हो रहा है। तो ये डिसाइड करने के लिए एक बॉडी होती है, उसका नाम है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ये डिसाइड करती है कि भाई कहाँ पे किसकी वाटर बॉडी होगी। अब आप सवाल मन में आएगा कि चलो 200 नॉटिकल माइल आगे तक इंडिया का मिल गया, ये आगे का हिस्सा ये किसका रहेगा? तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। और यहाँ पर अगर आपको कुछ संसाधन निकालने हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास, जो बताती है कि भाई कहाँ पर कौन सा लाइसेंस मिलेगा, कहाँ से आप क्या रिसर्च कर सकते हो, क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ विवाद क्या है? यहाँ पर फिलीपींस ने के साथ चाइना का विवाद है, इंडोनेशिया के साथ विवाद है। यहाँ हमें समझना ये भी पड़ेगा कि किस इलाके में कौन सी कंट्री यहाँ लोकेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलीपींस किधर है, क्या ये फिलीपींस है या ये फिलीपींस है या ये फिलीपींस है, तो इंडोनेशिया है ये, ठीक है। मलेशिया, सिंगापुर आपको यहाँ देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पर है। तो फिलीपींस और इन सभी रीजन्स में जितनी कंट्रीज हैं, इन 4-5 कंट्रीज के साथ चाइना का विवाद है, क्योंकि चाइना पूरे साउथ चाइना सी को कहता है ये सारा का सारा हमारा ही इलाका है। तो बाकी देश थोड़े से डरे रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो स्क्वाड अलायंस बनी है, ये स्क्वाड अलायंस बनी है ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूएसए के बीच में, कि भाई साउथ चाइना सी में जो चाइना अपना पैर पसारता जा रहा है उसको कंटेन किया जा सके। और ये इन्विटेशन साउथ कोरिया को भी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर साउथ कोरिया, इधर ये साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, और इंडिया को भेजा गया। इंडिया हालांकि इसको लेकर अभी उतना संभावित नहीं लग रहा कि भारत इसको ज्वाइन करेगा। अब एक चीज़ और है, वो है क्वाड। क्वाड स्क्वाड से अलग है। क्वाड में 4 देश हैं जो हैं इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ये है स्क्वाड। स्क्वाड की कहानी अलग है। इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया लेकिन नहीं है, यहाँ पर फिलीपींस है। इसमें अब कोरिया, साउथ कोरिया और इंडिया को इन्विटेशन भेजा गया था। तो देखेंगे क्या होता है, पर भारत अब इसको लेकर उतना उत्साहित तो नहीं दिख रहा।
तो इस पूरे इलाके में आप देखो तो स्क्वाड और क्वाड का क्या अंतर है, उस कंट्री को आप मार्क करने की क्षमता रखो। ये है आपका साउथ चाइना सी, यहीं पर आपका सारा विवाद है अलग अलग देशों के बीच में। व्हाइट हाइड्रोजन की कहानी पे अगर हम आए तो व्हाइट हाइड्रोजन होता क्या है, तो देखिए ये एक तरह का ये प्योर हाइड्रोजन है जो अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर मिनरल्स जो हैं या जो रॉक्स हैं वो वाटर के साथ मिलते हैं, रिएक्शन होती है, उसकी वजह से वाइट हाइड्रोजन क्रिएट होता है। वाइट हाइड्रोजन की खास बात ये बिल्कुल क्लीन हाइड्रोजन है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एज फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव, यानी आप इससे इस्तेमाल करके ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह कि आपको अगर एक और शब्द आपने सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू बनाना पड़ता है, तब जाके ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। उसके मुकाबले में वाइट हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति में नेचुरली मिलती है, तो उसका बहुत फ़ायदा है। इंडस्ट्रियल यूज़ आप कर सकते हो, आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, प्योर है, कम प्रकृति के लिए कम हानिकारक है, तो इन्वायरमेंटली बेहतर है, सेफ है, इसलिए वाइट हाइड्रोजन को हमेशा बेहतर माना जाता है। और डिपॉजिट्स मिलते हैं, कम मिलते हैं पर मिलते हैं। और रिसेंटली फ्रांस को मिला है 46 मिलियन टन वाइट हाइड्रोजन इन मोसेल रीजन। अब मोसेल रीजन कहाँ पर है, पहली बात तो भाई मोसेल रीजन अगर आप देखो तो फ्रांस में अगर आप लग्जमबर्ग के पास जाते हो तो यहाँ आपको दिखेगा मोसेल रीजन, यहाँ पर मिला है इनको लगभग 92 ट्रिलियन डॉलर के वर्थ का वाइट हाइड्रोजन। पर क्या ये वाइट हाइड्रोजन ऐसी जगह है जो ऐसा रिसोर्स है जो प्रॉपरली रिप्लेस कर पाएगा किसी और रिसोर्स को, इसके बारे में भी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो मोसेल का रीजन अगर आपसे मैं पूछूँ कहाँ पर है तो इट्स इन फ्रांस। वहाँ क्या मिला है, तो वहाँ मिले हमें वाइट हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा, जिसको फ्रांस जमकर यूज़ कर सकता है भविष्य में। तो मोसेल रीजन कहाँ है ये आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली कंट्री के बारे में जानते हैं। अगेन फिलीपींस वापस आ रहा है जो स्क्वाड का मेंबर है। अब फिलीपींस के पिछले राष्ट्रपति जो थे दुतेर्ते, या उन्हें दुतेर्ते भी कहते हैं, वो उनके ऊपर एक चार्ज लगा आईसीसी द्वारा कि भाई ये कई सारे जो उन्होंने काम किए वो हीनियस हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टाइप की चीज़ें हैं, और उनको सज़ा सुनाई गई और आखिरकार वो ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनको जेल में डाल दिया गया जा चुका है। तो ही इज़ एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। अगेन फिलीपींस न्यूज़ में आती है, आईसीसी न्यूज़ में आती है। आईसीसी वगैरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के ग्रुप पर डाल चुका हूँ, उस चैनल पे आपको मिल जाएगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हमने इसके बारे में बात की है। भारत इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, हमने रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं कर रखा, इसलिए हम आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। जो इनके फिलीपींस के पिछले प्रेसिडेंट थे, इनका जब ट्रायल चला तो एक मेजर इवेंट था ये, और उसके बाद तो उन्हें अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो यहाँ अगेन न्यूज़ बनती है फिलीपींस है कहाँ, तो लोकेशन फिलीपींस की देखिए जरा, साउथ चाइना सी में यहाँ फिलीपींस है। फिलीपींस इज अ मेंबर ऑफ स्क्वाड राइट नाउ। फिलीपीन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है। तो ये देश आसियान का भी मेंबर है, स्क्वाड की जो एक्सरसाइज वगैरह हो रही है उसका भी मेंबर है, और राष्ट्रपति की उनको आईसीसी ने, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको आईसीसी ने सज़ा सुना दी है। तो इस रीजन में साउथ चाइना सी में इनका विवाद चाइना के साथ लगता ही रहता है। ये ऊपर कौन सा देश है बताओ ज़रा मुझे, इज इट ताइवान और समथिंग एल्स। तो इस तरह से फिलीपींस की लोकेशन ज़रा देख लीजिए। फिलीपींस को अगर हम जाने तो यहाँ पर समस्या ये रही है फिलीपींस में ऐतिहासिक रूप से कि यहाँ बहुत ज़्यादा विवाद होता रहा है अलग अलग ग्रुपों के बीच में। कभी कभी यहाँ गैंग वॉर्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इवन आईसिस ने एक आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर भारत ने भी इन्हें सपोर्ट दिया, तब जाके उन्होंने उसको हराया था। भारत ने मॉनेटरी सपोर्ट दिया था और वो जीत गए थे। लेकिन इवेंचुअली उस समय जो इनके प्रेसिडेंट थे, ये हैं दुतेर्ते, इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रूरता दिखाई, कई लोगों को मारा, यहाँ तक कि ये बात कह दी कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, इतने जो ड्रग डीलर से मारूंगा कि जो मनीला की मछलियाँ हैं वो मोटी हो जाएंगी खा खा के इंसानों को, क्योंकि वो इतने जितने हैं ड्रग पेडलर्स। पर इन्होंने करप्शन के भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं, तो इन चक्करों में ये थोड़े से अब कहा जा रहा है कि सज़ा याफ्ता है और पता नहीं आगे क्या होगा। पर आईसीसी चक्कर में न्यूज़ में आती है, फिलीपींस भी न्यूज़ में आता है, तो उसकी लोकेशन याद रखें। अगली बारी आती है सर्बिया की, जहां पे सर्बिया की गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा है कि वो सोनिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सवाल है सोनिक वेपन्स क्या होते हैं। सोनिक वेपन्स असल में वो डिवाइसेस होते हैं जो बहुत तेज साउंड एमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति उन्हें सुन रहे हैं उनके कानों की सुनने की क्षमता में बहुत प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये किया जाता है भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। तो ये वॉइस एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। जैसे एक आवाज़ है, आपने उसके एम्पलीफायर लगा दिया, उसके बाद और बढ़ गई, तो ये उस तरह से वॉइस एम्पलीफायर हम अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक पहला डिवाइस है जितनी लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा साउंड फैलाई जाती है, इससे जो सुनने वाले उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इससे लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उनको तितर-बितर करने के लिए दर्द का बहुत ज़्यादा आलम होता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इसको नहीं प्रमोट किया था। 2004 में यूएसए ने इसका इस्तेमाल इराक में किया था। तो अपने ही देशों के खिलाफ सर्बिया इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो पॉइंट ये कि पहली बात सर्बिया है कहाँ, यहाँ सर्बिया है। अब सर्बिया की जब हम बात करते हैं, सर्बिया यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, रोमानिया के ठीक नीचे, कोसोवो के ठीक ऊपर। अब देखो यहीं पर एक कंट्री है, इसके नीचे कोसोवो।
कोसोवो ने 2008 के आसपास अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन कोसोवो अभी भी उनको इंडिपेंडेंट नहीं मानता है। तो कोसोवो और सर्बिया दोनों किस इलाके में वो देख लीजिए, ये सर्बिया, ये रहा कोसोवो, यहाँ पर कोसोवो है। कई देश भी इनके अभी तक इंडिपेंडेंस को नहीं मानते हैं। तो ये इलाका जब आप देखें ना, देखो ये ऊपर वाला मैप एक बार यहाँ नज़र मारो, ऊपर जो छोटा सा मैप बना है, कि मान लो मैं यहाँ इंडिया से चला शिप लेके, मैं पहुँचा रेड सी में, यहाँ पार करूँगा, ये इजिप्ट है, यहाँ स्वेज कैनाल है, मैं पहुँचा मेडिटेरेनियन सी में, मुझे पता है यहाँ पर इसराइल है, उसके ऊपर लेबनान है। तो यहाँ आपको इटली दिख रही है, ये जो है ना इटली है। इटली के साइड से अगर आप निकलते हो तो आप पहुँचते हो एड्रियाटिक सी में। एड्रियाटिक सी को पार करोगे तो आपको मिलेगा मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हेर्जेगोविना। अब देखो बोस्निया हेर्जेगोविना की खास बात ऐसी है कि ऐसा देश है जो पूरी कोशिश कर रहा था कि भाई हमें समुद्र का रास्ता मिल जाए, लेकिन क्रोएशिया ने कहा नहीं भाई रास्ता तो नहीं देंगे। देखो पूरा इलाका इनको लैंडलॉक जबरदस्ती किया गया, इनको कहीं पे सी का एक्सेस नहीं दिया गया। अब कैसी बात है, वो इसलिए है कि यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस प्रकार की हुई थी जिसको लेकर बहुत सारे विवाद थे। तो जब हम सर्बिया की बात करें तो सर्बिया कोसोवो इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, जिसको लेकर विवाद है। तो आपसे पूछा जाए कहाँ पर है बोस्निया हर्जेगोविना, कहाँ पर है सर्बिया, कहाँ पर है सर्बिया की लोकेशन की राजधानी बेलग्रेड है वैसे, तो वो आप लोकेट कर सकते हैं। तो सर्बिया इज़ ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री, बोस्निया हर्जेगोविना इज़ ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ लोकेशन, इसके बारे में चीज़ें और थोड़ी डेवलप होंगी जब, तो हम कोशिश करेंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लें। तो ये था ये वीडियो। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जब बात हो रही है यमन और हूतीज़ की। यूएसए ने यमन में ज़बरदस्त तबाही का आलम बरपा रखा है। अब पहली बात है यमन है कहाँ, तो गल्फ ऑफ एडन के सामने यहाँ आपको यमन दिखता है। यमन के इलाके में सालों से एक सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर कई ग्रुपों के बीच में है, जहाँ एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे रूल करता है, उसको सपोर्ट मिलते हैं शिया ग्रुप्स का, यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी जितने देश हैं, इवन पाकिस्तान की आर्मी को भी इन्होंने हायर कर रखा है लड़ने के लिए। तो वो सबका सपोर्ट मिलता है यहाँ जो ग्रुप है रूल करने वाला उसका। उसके खिलाफ जो लोग हैं वो हैं हौतीज़, और हूती या हौती ने कहा जाता है, जो एक रिबेल मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल हैं। इतने पावरफुल हैं कि यहाँ के इंपॉर्टेंट इलाके में उनका कब्जा है, इस इलाके में। और इस इलाके पे कब्जा करने की वजह से यहाँ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, बाबल मंदेब का स्ट्रेट, ये इलाका, इसके ऊपर कोई भी शिप अगर निकलता है, देखो यूरोप अगर आपको जाना है, एशिया अगर आना है, तो हर जो मेजर शिप है उसको टाइम बचाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपका स्वेज कनाल है, इससे आप रेड सी में एंटर करते हो, ये पार करोगे बाबल मंदेब का स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन में आओगे, बाहर निकलोगे, फिर यहाँ से आपको इंडिया जाना है, चाइना जाना है, जापान जाना है, कहीं भी जा सकते हो। अगर ये नहीं करोगे तो अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है रेड सी। और यहाँ पर जो हूती बैठे हुए हैं बार बार इसराइल के समर्थन में रॉकेट फायर करते रहते हैं, इसराइल का विरोध करते हैं, सॉरी ईरान के समर्थन में, ईरान की मदद होती है। यहाँ जो हूती लोग रहते हैं ना, ये हूतीज़ को ईरान सपोर्ट करता है। ईरान यहाँ पर है, इनको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान सपोर्ट करता है हूतीज़ को, और हूती के दुश्मन नंबर 1 कोई है तो वो इसराइल है। इनका कहना है इसराइल का समर्थक है, इसराइल को कोई दोस्ती करेगा तो हम उसको बहुत बुरी तरह मारेंगे, क्योंकि इनकी लोकेशन देखिए, बाबल मंदिर के जस्ट सामने है ये लोग। तो ये ऐसी जगह है जहाँ से अल हुदाया की मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट शहर है ये अल हुदाया, ये सना इनकी राजधानी है। सना के ऊपर, अल हुदाया के ऊपर, इवन ताइज़ के ऊपर इनका कब्जा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अक्सर ये हमले करते रहते हैं, ठीक है। अक्सर ये जो भी रेड सी से शिप्स निकलते हैं उनके ऊपर हमले करते रहते हैं। तो इनको सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कहा कि भाई ये चलता रहेगा तो हमारा ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे शिप्स को नुकसान हो रहा है। तो उनकी मिलिट्री पहुंची इनको उड़ाने के लिए, प्लस ये कोशिश करने के लिए किसी भी तरह से ईरान का जो दबदबा है यहाँ पे ना रहे। तो वो हूतीज़ को हराने का कारण वहीं से आता है। हमने पहले भी डिस्कस किया, सुकुत्रा आइलैंड यहाँ पर है, वो भी इट्स पार्ट ऑफ यमन इटसेल्फ। तो यमन में सिविल वॉर है हूतीज़ के बीच में, और इनकी जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहता है। जो इनकी गवर्नमेंट है उनको सऊदी अरेबिया और बाकी देश खुल के समर्थन करते हैं। तो हूती कंट्रोल एरिया कहाँ है यमन में, ये इलाका। अल हुदाया में आपसे पूछूं कहाँ पर है, सोकोत्रा में पूछूं कहाँ पर है, ताइज़ में पूछूं कहाँ पर है, तो आपको इस इलाके का नाम बताना है, विच इज़ यमन। जो ग्रुप यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो है हौती रिबल्स का, जनरली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ जो शिया ग्रुप्स हैं उनका एक पार्ट इसे कहा जाता है। तो क्योंकि अगर आप रेड सी यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इतना बड़ा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास से घूम के केप ऑफ गुड होप को पार करके तब आना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रास्ता कोई भी शिप क्यों लेना चाहेगा, दे ऑल वांट टू गो थ्रू दिस रूट। और यहीं पर बैठे रहते हैं आपके हूतीज़ जो बम मारते रहते हैं। तो बाबल मंदेब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबल मंदेब के आसपास जो भी देश है वहाँ अगर इंस्टेबिलिटी हुई, वहाँ अगर हमले होने लग गए तो शिपिंग रूट्स बहुत मुश्किल हो जाएंगे मैनेज करने। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर एक्टिव है कि भाई हमारे शिपिंग चैनल्स यहाँ से गुजरते हैं। अमेरिका की शिप्स कैसे आएंगे भाई, वो भी यहाँ से आएंगे, सीधा घुसेंगे इसके अंदर, ये निकल गए जापान, इंडिया, चाइना, जापान, जहाँ जाना है, नहीं तो बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये एक वजह है कि वहाँ लगातार स्ट्राइक वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने बोला हूतीज़ बैठे हुए हैं यमन में, इनके एक और दोस्त हैं, इनके दोस्तों का नाम है हिजबुल्ला। एक और ऐसा ग्रुप जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, जो अगेन इट्स अ शिया ग्रुप, और शिया है तो बैकिंग कौन कर रहा है इसकी भी, ईरान कर रहा है। हिजबुल्ला कहाँ एक्टिव है, ये हैं
लेबनन में। याद रखिए, हिजबुल्लाह इज़ नॉट लेबनन की आर्मी बट लेबनन का एक ग्रुप है। तो ये रहा इसराइल के ऊपर यहाँ लेबनन है, और यहाँ लेबनन में बैठे हुए हैं हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह के साथ लगातार लड़ाई रहती है इसराइल की कि भाई आप हमारे ऊपर रॉकेट फायर कर रहे हो, ये वो। तो ये बार बार उनके ऊपर फायरिंग और हमले करते रहते हैं। गौर से देखें तो यहाँ लेबनन है, ये वाला हिस्सा सीरिया की जिस साइड में, ये इसराइल है। अब अगर आप ईरान से चलो ना, तो ईरान, इराक, सीरिया और लेबनन, इसे कहते हैं एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस या फिर आर्क ऑफ रेसिस्टेंस। यानी यहाँ वो कंट्रीज हैं जो कि शियाज जिसका इस्तेमाल करके अपनी पावर को प्रोजेक्ट करते थे, एक तो सुन्नीस के खिलाफ और दूसरा इसराइल को कमज़ोर करने के लिए। तो इसलिए इसराइल पे जब भी हमले होते हैं तो इसराइल को लगता है ईरान भाई हथियार वथियार भेज रहा है, तो इसराइल क्या करता है, कुछ रॉकेट्स दागता है लेबनन के ऊपर, कुछ रॉकेट्स दागता है सीरिया के ऊपर, और बाकी फिर अब हमास के ऊपर तो हमला होता ही रहता है जो यहाँ गाज़ा में बैठे हुए हैं। तो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का जो कनेक्शन है, इसको तोड़ने की कोशिश हमेशा ही करते रहते थे। तो हाल के समय में क्या हुआ है, जो आपने पहले हमने डिस्कस डिटेल में किया हुआ है, सीरिया के जो लीडर थे असद को भाई साहब भागना पड़ा सीरिया छोड़ के, और असद को हराकर यहाँ पर HTS नाम का, हैयत तहरीर अल शम नाम का एक ग्रुप है जिसने इस इलाके पे कब्जा कर लिया, जो एक सुन्नी ग्रुप था। HTS के कब्जा होने के बाद असद यहाँ से भाग के पहुंचे रशिया। तो सीरिया के ऊपर जो दबदबा था ईरान का, वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। लेकिन लेबनन में फिर हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। हालांकि इजराइल का सीज फायर हुआ था इनके साथ हाल में, हमने उसको भी डिस्कस किया था। तो यहाँ रिजॉल्व करने की बात है, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो हिजबुल्लाह लेबनन में, हूती यमन में, हमास गजा में, ठीक है, ये सारे ग्रुप जो हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है, लगातार हमले होते रहते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट जो है वो क्या है, बाबल मंदेब कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, रेड सी कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, कौन सी कंट्री गल्फ के आसपास है, कौन सी कंट्री रेड सी के आसपास है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक ब्लैंक से मैप पर अगर जनरली भी लोकेशन बताई जाए तो आप उसको यूज़ करके याद करने की कोशिश ज़रूर करो। ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल। बाकी इस वीडियो के नीचे लिंक होगा जिसको आप लॉगिन करके PW में अपना एक आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद फ्री है वो, बिल्कुल आपको जितने PDFs हैं जो भी कोर्सेज के हैं, ये जैसे प्रीलिम बूस्टर हो गया या जैसे हमारी ये डिस्कशन हो गई वीकली, जो भी वीडियो आता है उन सब का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा फ्री में। आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को PW की वेबसाइट पर जाके, तो वहाँ आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा इससे जुड़ा हुआ। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली गाइस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस